नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह आगे का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसी में एवरेज वैल्यूज़ की बात की थी, ठीक है। लेकिन एवरेज वैल्यू का एक छोटा सा प्रूफ होता है, वो आप समझ लीजिए। वो अगर एक बार आपके समझ में आ गया ना, तो फिर आप एवरेज वैल्यू को अच्छी तरह समझ जाएंगे। एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है, देखिए। हम एवरेज वैल्यू को समझाने के लिए वोल्टेज करंट कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम लेट सपोज यहाँ पे करंट लेके चल रहे हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल करंट, ये बनाने से पहले एक इसका छोटा सा ग्राफ बना लीजिए। आपके साफ समझ में आ जाएगा कि हमारे कहने का आशय क्या है। देखो, एक छोटी सी स्ट्रिप काट लो यहां से यहां तक के बीच में। ये मान लो करंट है आई, और ये आपका थीटा एंगल थीटा है, ठीक है। ये पोर्शन जो है इतना, ये होगा आपका डी थीटा, इतना पोर्शन होगा आपका डी थीटा। हमें बस एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इसका एरिया निकालें इस स्ट्रिप का, तो वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी थीटा। देखिए, एवरेज वैल्यू की एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वैल्यू का। एवरेज वैल्यू जो होता है आपका, वो होता है एरिया अंडर द वन अल्टरनेशन अपॉन इस बेस लेंथ। ये अगर 0 है, ये अगर पाई है, ये 2 पाई है, एंड सो ऑन। एवरेज वैल्यू होता है एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन अपॉन बेस लेंथ। हम लोग एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन क्यों लेते हैं, वन साइकिल क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए नहीं लेते हैं कि जो एवरेज वैल्यू इसकी आएगी वो सेम एवरेज वैल्यू इसकी भी आएगी, बट ये पॉजिटिव में होगी और ये नेगेटिव में होगी। तो जब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमें कभी इसकी एवरेज वैल्यू मिल नहीं पाएगी। इस वजह से हम पूरे एक साइकिल का लेकर हाफ साइकिल का लेते हैं, और उसी हाफ साइकिल को वन अल्टरनेशन कहा जाता है। ये हम बात कर चुके हैं। सबसे पहली चीज एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन, ये कैसे निकाला जाए, ठीक है। फिर बेस लेंथ से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले इसकी बात करते हैं। एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन, किसी भी वैल्यू में अगर आपके पास कोई ग्राफ है, ठीक है, अगर आपको उसका फॉर्मूला नहीं आता है एरिया का, तो x इंटू वाई को गुणा कर देते हैं, उसका फॉर्मूला निकल आता है सीधे सीधे, हम लोग को जो सिखाया गया है। लेकिन जब कोई ऐसा वेव फॉर्म हो जो कि आप न ट्रायंगल है न रेक्टेंगल है, क्या है पता नहीं है, तो उस केस में इंटीग्रेशन का सहारा लिया जाता है। इंटीग्रेशन, एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली और उसको यहां से लेकर यहां तक लिमिट के लिए इंटीग्रेट कर दिया। मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रिप, ये स्ट्रिप काफी पतली है, आपको समझाने के लिए काफी चौड़ी बनाई गई है। मतलब इस स्ट्रिप का एरिया लिया है हमने, जिसको 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेट कर दिया है, तो वो इस पूरे एरिया को कवर कर लेगी। दैट इज द एरिया ऑफ दिस, यानी एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन। आप ऐसे समझिए, अगर हम एक कील से जमीन में छेद करें और निकाल दें उसको, और फिर उस कील कि जो उसने छेद बनाया है उसकी विड्थ, उसकी हाइट यानी डेप्थ, इन सबको अगर इंटीग्रेट कर दें सबके फॉर्म में, तो वो एक कुआं बन जाएगा। उसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी, उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। इसी तरह से एक पतली सी स्ट्रिप लिया, उसका एरिया लिया और इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर पाई तक के लिए, तो पूरे एरिया का पूरा का उसका एरिया निकल जाएगा। ये सबसे परफेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई आई डी थीटा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को अच्छी तरह से पता है आई क्या होता है। आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा। आई मतलब यही, स्मॉल आई कैपिटल आई से मतलब नहीं है। हम स्मॉल आई ले रहे थे, स्मॉल आई कर दो, लो भैया, तुमको जो अच्छा लग रहा है वो कर लो, किसी ने रोका है क्या। आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा। तो आई की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, करिए। 0 टू पाई आई एम साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा। आई एम बाहर आ गया, आई एम 0 टू पाई
साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा आई एम कॉस थीटा 0 to पाई। कॉस 180 डिग्री पे कितना होता है बताइए? अगर आप लोग को ये वैल्यू मालूम है तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि कॉस 180 डिग्री पे कितना कैसे बिहेव करता है। 180 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है? शून्य होती है, 0 से लेकर पाई तक। लेकिन अगर यही हम कॉस का ग्राफ देखें, अगर आपको वैल्यू नहीं भी याद है तो आप इसको ऐसे याद रखिए। अगर हम छोटा सा कॉस का ग्राफ यहाँ बना लेते हैं समझने के लिए, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। देखो π/2 90 डिग्री पे 0 होता है, 0 डिग्री पे 1 होता है, और पाई पर -1 होता है कॉस। पाई पर कॉस की वैल्यू -1 होती है और 0 पे +1 होती है। तो ठीक है, आई एम पाई पर -1 होती है तो -1 माइनस देखो पाई पर -1 होती है तो जब -1 पुट किया तो +1 हो गया ये, और माइनस कर देने के बाद क्या होता है? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, माइनस किया अगेन माइनस कॉस थीटा से -1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो गया, तो यहां पर आ जाएगा वैल्यू 2im। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां पर हमारे पास एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन आ गया 2im। अब एवरेज वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे? और बेस लेंथ कितना है? 0 से लेकर पाई तक है। हेयर बेस लेंथ इक्वल्स टू, भाई 0 से लेकर पाई तक की बेस लेंथ कितनी है? पाई ही तो है। 0 से लेकर 2 पाई तक कितनी है? 2 पाई है। पाई से 2 पाई तक कितनी है? पाई है। ठीक है, बेस लेंथ हमारे पास पाई है, हमारे पास एरिया आ चुका है, बेस लेंथ आ चुका है, तो एवरेज वैल्यू क्या होगी? एवरेज वैल्यू इस फॉर्मूले की वजह से एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन 2im अपॉन पाई, ये फॉर्मूला होता है। कहीं इसको ऐसे लिखते हैं, कहीं कैपिटल में लिख देते हैं, तो उससे मतलब नहीं है। 2im अपॉन पाई। और यही सेम फॉर्मूला जो है वोल्टेज के लिए भी एप्लीकेबल होता है। वोल्टेज का भी यही ग्राफ होता है कि अलग थोड़ी ना होता है। बस v की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? Vm sin थीटा, देन सेम सॉल्व करोगे इसको, Vm बाहर निकल आएगा, आंसर में Im की जगह Vm आ जाएगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है। मतलब अगर हम आपको एक जनरल फॉर्मूले की बात करें तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला है एक साइनसोइडल वेव फॉर्म का, एवरेज वैल्यू इक्वल टू 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई। ये एक जनरल फॉर्मूला है। तो इसकी जनरल फॉर्मूला को आप कैसे लिखेंगे? एवरेज वैल्यू इक्वल टू 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई। ये है आपका एवरेज वैल्यू, तार दोहरा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बस। अब ये चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, उससे इसका मतलब नहीं है, दोनों के लिए केस में ये इक्वली ट्रू है। एक बार देख लो इसको। अच्छा, 2 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी आती है? इससे ये क्योंकि कांस्टेंट है, पाई की भी एक वैल्यू होती है और 2 की भी एक वैल्यू है, तो कांस्टेंट जो है हमारा निकल कर आया है 2 अपॉन पाई की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.637 के आसपास। पाई क्या होता है? 1.414, तो करके देखना, यही आएगा लमसम। तो आता है आपका लास्ट में एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? ठीक। अब ये चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, दोनों के केस में सही है। अगर ये करंट होता है आपका I एवरेज इक्वल टू 0.637 I मैक्सिमम, और अगर V एवरेज इक्वल्स टू 0.637 अपॉन इंटू V मैक्सिमम। इस साइकिल की एवरेज वैल्यू ये है, इस साइकिल की एवरेज वैल्यू क्या आएगी? ये पॉजिटिव साइकिल की एवरेज वैल्यू है फॉर पॉजिटिव साइकिल।
पॉजिटिव हाफ साइकिल, नॉट साइकिल, या पॉजिटिव अल्टरनेशन, अल्टरनेशन समझ जाना। तो नेगेटिव वाले की क्या होगी, -0.637 इंटू IM फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। सेम हियर, ये किसकी, पॉजिटिव की, TIVE, और ये किसकी, नेगेटिव की। क्लियर? एक बार ध्यान से देख लो इसको, एवरेज वैल्यू के बारे में कुछ खास नहीं था, एक बार देख लो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ सही आ रहा है। अब इसके ऊपर एक आध छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, वो देख लो जरा, ठीक, एक देखो। अब एवरेज वैल्यू वगैरह निकालना बाएं हाथ का खेल है तुम लोगों के लिए। बस एवरेज वैल्यू की एक फिक्स चीज याद रखना, एरिया ऑफ, अगर फुल अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है तो हाफ अल्टरनेशन और बेस लेंथ। अच्छा, बेस लेंथ किसको लेते हैं ये लोग, ये ध्यान देना इस चीज के ऊपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बेस लेंथ किसको लेते हैं ये लोग। ठीक है, चल हटा दे, मिटा दे रहे इसको। एक क्वेश्चन देखो तो जरा, इस वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू बतानी है। अगर ये क्वेश्चन समझ गया तो फिर समझ जाओ कि एवरेज वैल्यू का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। Find average value of this waveform. एवरेज वैल्यू ऑफ दिस वेवफॉर्म ये निकालना है। वो तो क्या होगा, इसकी वेवफॉर्म के बीच की एवरेज वैल्यू क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जरा सोच के बताना बस खाली, और कुछ खास नहीं है इसमें। चलो करके देखते हैं यार, जो निकलेगा सामने आ जाएगा, क्या करना है। इसका एरिया ठीक है, और ये पूरी बेस लेंथ थी हमारी। अगर हम इसको सॉल्व करते सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, हाफ अल्टरनेशन लिया था, हाफ, वीडियो पीछे करके देख लेना, इसको नहीं लिया था, इतने को ही लिया था। अब बेस लेंथ कितनी ली थी, इतने से इतने के बीच में। यहां पर क्या है, सेकंड साइकिल है ही नहीं, है ही नहीं। बेस लेंथ यहां से लेकर यहां तक ली जाएगी पूरी, और साइकिल यही वाली ली जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं। हमारी एवरेज वैल्यू, पिछली साइकिल की एवरेज वैल्यू क्या निकल कर आई थी, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, एवरेज वैल्यू इक्वल टू एरिया ऑफ अल्टरनेशन अपॉन बेस लेंथ। एरिया ऑफ अल्टरनेशन हमारा निकल कर आया था 2IM, याद है 2IM पिछली बार में, तो इसका भी वही आएगा, सेम आएगा 2 × IM, क्योंकि सेम वही साइकिल है, सब कुछ वैसे ही होगा, बस यहाँ पे वैल्यू हम अपने अपने पुट कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। IM यहाँ पे 0.4 है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है। IM मतलब वो क्या, उसकी करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और बेस लेंथ कितनी है अपनी, यहां से लेकर यहां तक, मैंने क्या बोला था, बेस लेंथ इस पूरे को लेंगे, ये पूरी बेस लेंथ होगी, ना कि सिर्फ यहां तक होगी। क्लियर है ना, ये पूरी बेस लेंथ होगी, ये पूरी। तो 0 से लेकर 0.2 तक की बेस लेंथ कितनी होगी, 0.2 होगी। तो यहां बेस लेंथ क्या कर देंगे, 0.2 कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 हटाया 20 आया, 10 आया, 10 IM।
IM की वैल्यू कितनी है 0.4, 10 इंटू 0.4 यानी 4 एम्पियर। यानी जिस करंट की ये वेव फॉर्म है उसकी एवरेज वैल्यू 4 एम्पियर आ रही है। समझ में आया? हमारी एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन 2IM आया था, बेस लेंथ हमने 0 से पाई तक ली थी वहां पे, ठीक, क्योंकि उसके बाद जो ग्राफ है उल्टा रिपीट कर जा रहा था, ग्राफ रिपीट कर जा रहा था, नेगेटिव में चला जा रहा था, इसलिए टोटल जो हम लेते वो गड़बड़ हो जाता। नहीं तो एवरेज निकालने का यही तरीका है कि पूरी एक साइकिल लेनी चाहिए, एक पूरी साइकिल ली जाती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में क्या प्रॉब्लम आती है कि जो पॉजिटिव है और नेगेटिव की वैल्यू सेम हो जाती है, इस वजह से अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक दूसरे को डिसमिस कर देते हैं। नहीं तो जब तक पूरी साइकिल मतलब क्या होता है, जहां से ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा हो, तो यहां पे साइकिल कहां कंप्लीट हो रही है, यहां पे देखो ये ग्राफ है ऐसे, यहां अगर मिरर लगा दो तो ये ग्राफ ऐसे, अगेन ये रिपीट कर रहा है ऐसे, ये रिपीट कर रहा है ऐसे, तो बेस लेंथ 0 से लेकर 0.2 तक है, सिर्फ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को छोड़कर। अगर यहां पर यही सेम क्वेश्चन, अब जैसे मान लो यहां पे 4 एम्पियर आ गया, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज और करते हैं, इसी क्वेश्चन में चेंज करते हैं। अगर ये ऐसे होता, मैं इसलिए पेन चेंज करके लिख रहा हूं, अगर ये ऐसे होता, कहते हैं अब इसकी एवरेज वैल्यू बताइए, अगर ये ग्राफ होता इस टाइप का, तो यहां पे ग्राफ कहां से चेंज हो रहा है, 0.1 से चेंज हो जा रहा है। यहां पे मिरर लगाओ, जो ग्राफ ये है सेम वही है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है, 0.1 चेंज हो जा रहा है। तो यहां पे बेस लेंथ कितनी होती, 0.2 ना होती, फिर 0.1 होती। दैट केस बेस लेंथ हो जाती है आपकी यहां से लेकर यहां तक। उस केस में सिर्फ बेस लेंथ चेंज हो जाती, 0.1 यहां आ जाता। उस केस में आपका आंसर क्या आता, इसी सेम क्वेश्चन में 2IM अपॉन बेस लेंथ 0.1, IM की वैल्यू क्या है 2 इंटू 0.4 अपॉन 0.1, पॉइंट कट गया, 8 एम्पियर। देखो इसकी एवरेज वैल्यू ज्यादा आ रही है और इस वाली साइकिल की एवरेज वैल्यू कम आ रही है। समझ में आई बात क्या है? तो आपको किसी भी तरह का कोई भी ग्राफ अगर दिया जाए, कोई भी ग्राफ आप आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं, अगर मान लो ये ग्राफ दिया जाता है, इस टाइप का कोई ग्राफ है, तो कैसे सॉल्व करोगे? मान लो यहां वैल्यू दे दी गई है 0, ये दे दी गई 1, ये 2, ये 3 और ये मैक्सिमम वैल्यू दे दी गई है 5। एक बात कह रहे हैं, ठीक है, एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन यानी ऊपर का एरिया अपॉन नीचे का बेस लेंथ। अब यहां पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी तो है लेकिन वो साइनसोइडल वेव फॉर्म में नहीं है, ये सब साइनसोइडल के लिए थे, सब साइनसोइडल वेव फॉर्म में। ये क्या है, स्क्वायर वेव है। स्क्वायर वेव में बॉक्स का एरिया कैसा निकाला जाता है, y इंटू एक्स, यही होता है ना। तो इसके केस में एरिया क्या होगा, देखिए ये इंटू ये, तो इसके केस में आप एरिया क्या लेंगे 5 इंटू 1 यानी 5 एरिया आ गया। बेस लेंथ 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इसीलिए बेस लेंथ वहीं तक लेंगे। अगर ये दोनों पॉइंट ले लेते तो हमारी क्या हो जाता, वही सेम कंडीशन आ जाती, 0 आ जाता, इसीलिए 0 से 1 तक लेंगे। तो हमारा एवरेज वैल्यू क्या निकलती 5 अपॉन बेस लेंथ 0 से 1, आंसर आता 5। क्लियर? इसी सेम क्वेश्चन को में अगर ऐसे कर देते, मान लीजिए आपको हम सारे मेथड बता देंगे, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आता तो क्या करते, फिर सेम क्वेश्चन है 0, 1, 2, 3, ये 5 है, ये अलग क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर ग्राफ कहां से रिपीट कर रहा है, यहां से अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये पोर्शन देन ये पोर्शन, ठीक है। इस पोर्शन का तो एरिया हमको पता है, पॉजिटिव पोर्शन का, नेगेटिव पोर्शन इसमें है ही नहीं, ये पोर्शन 0 है, तो इस पोर्शन का एरिया तो नील है, और इस पोर्शन का एरिया कितना होगा 5 इंटू 1, 5। बेस लेंथ 0 से लेकर 2 तक पूरी ये, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 यानी 2.5। देखो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इसी सेम क्वेश्चन में ऐसे कर देते, कुछ इस टाइप का, हालांकि इस तरह क्वेश्चन आता नहीं है, तो ये सेम आंसर आता। ग्राफ यहां के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है,
0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये 5 है, तो एरिया आता 5 और ये बेस लेंथ क्या होता है 0 से 1 तक, सेम आंसर आ जाता। अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह का बनता, ये क्वेश्चन है, ये y एक्सिस पे कट कर रहा है, मान लो 2 और ऊपर ये 5, x एक्सिस पे ये कट कर रहा है 1, ये कट कर रहा है 3, ये कट कर रहा होगा यहाँ 4, कट कर रहा है 6। ध्यान से उस केस में क्या करते आप, यहां पे दो लोगों का एरिया निकालना पड़ता। पहले तो इसका एरिया निकालते इस पोर्शन का, और फिर इसका एरिया निकालते इस पोर्शन का। और बेस लेंथ कहां होती है, यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये ग्राफ यहां पे जाकर रिपीट कर रहा है अपने आप को। देखो ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से यहां पे, तो बेस लेंथ आपकी कितनी हो जाती है टोटल 3। एरिया कितना हो जाता है इस वाले के लिए 5 × 1, इसका एरिया कितना आता है 5। इस वाले के लिए 1 से 3 तक वैल्यू कितनी होती है 2, और ये वैल्यू कितनी है 2, 2 दूनी 4, इसका आता है 4। दोनों का एरिया कितना होता है 9, और ये बेस लेंथ कितनी है 3, तो एवरेज वैल्यू क्या आती है 3, इसकी आती है एवरेज वैल्यू 3। ये है आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इन केस ऑफ एवरेज वैल्यू। अगर हम ग्राफ के कंटेस्ट में बात करते हैं तो इस एक पर्टिकुलर लेक्चर से एवरेज वैल्यू का एक भी क्वेश्चन जो ग्राफ से रिलेटेड है कभी नहीं छूटेगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और हमसे जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और प्लीज कमेंट कीजिए। आप लोगों के व्यूज तो काफी अच्छे, बट आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट हमें पता तो चले कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये जरूरी है हमारे लिए। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, नमस्कार।